Hello friends. So I'm back with my new lecture. The topic of today's discussion is first past the post system versus proportional representation. Now, maybe you all aspirants are knowing about these topics. These are not very, very difficult topics to understand. But I will definitely introduce some specific points or some those points which will definitely enrich your answer if you write, those keywords or those points in your answer. And along with that, I'll discuss the merits and demerits of both the system. Along with that, because you already know that in India, elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies follows the FPTP. So what should be done? What based on the demerits of FPTP, what India should follow? So we will discuss all these points in this today lecture. So I want you to focus on today's lecture. So starting with the now, first past the post system is the majority system or plural system. Okay, plural system, as you understand, that the majority, the candidate who gets the majority out of all the other candidates, who is the in the majority, that candidate will be considered as elected in first past the post system. So majority आप समझते हैं ना कि 50 बच्चे हैं, 26 बच्चे एक के साथ हैं और 24 बच्चे एक के साथ हैं. एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर वोट करा दिया स्कूल में क्लास में और 26 बच्चों ने ए का वोट दिया ए को और 24 ने बी को दिया, तो 26 विल बी कंसिडर्ड एज मेजोरिटी. सो सिमिलरली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, द मेजोरिटी सिस्टम हु इज इन द मेजोरिटी आउट ऑफ ऑल द टीम्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए 50 लोग हैं और 3 टीम में डिवाइड कर दिया, तो मान लीजिए एक 20 है, एक 15 है और दूसरा बाकी 15 है, तो 20 वाला विल बी कंसिडर्ड एज विनर. सो जो मेजोरिटी में होगा वो हमेशा विनर होगा. कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी विल डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. आप जानते हैं लोकसभा में कोई भी एक कंस्टिट्यूएंसी होती है, डिमार्केशन होता है कंस्टिट्यूएंसीज का बाई डिलिमिटेशन कमीशन. उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन डिमार्केशन करता है और उसके हिसाब से इलेक्शन होता है. तो एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव वेयर ए वोटर वोट्स फॉर वन कैंडिडेट. आप जानते हैं आप लोकसभा में वोट देते हैं, राज्यसभा और उसके लिए वोट देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट इलेक्शंस के लिए. A candidate who gets more votes than other candidates declared the winner. The winning candidate need not get a majority. ठीक है ना, need not get a majority. जैसे 50% प्लस वन, ऐसा जरूरी नहीं है. 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 में जो भी सबसे ज्यादा होगा वो विनर हो जाएगा. एग्जाम्पल इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ व्हाट आर दी बेनिफिट्स. बेनिफिट्स क्या है इसके, ये हमारे देश में चलता है अभी. सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट है ना, सिंपल है समझना. एक को वोट दे दो और वही जिसका वोट काउंट होगा और जिसको ज़्यादा वोट होगा वो विनर हो जाएगा. वोटर्स नो देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया जा रहा है तो वोटर जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव के बारे में. पार्टी को वोट नहीं दिया जाता, रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है. जैसे हमारे यहाँ से जैसे हमारे बनारस से मोदी जी खड़े होते हैं तो मोदी जी को वोट जाता है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव को वोट जाता है. यूजफुल फॉर स्टेबल, ऑब्वियसली इट इज़ यूजफुल फॉर स्टेबल, क्योंकि आप जानते हैं मेजोरिटी जिसको भी गई और जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाती है, तो स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसमें ज़्यादा है. यूजफुल फॉर डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू कम टुगेदर एंड फॉर्म गवर्नमेंट. ऑब्वियसली कोएलिशन गवर्नमेंट भी डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी किसी पार्टी में आ सकते हैं और वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, ऑब्वियसली जो भी पार्टी विनर होगी. It ensures that there is a link between a constituency and its representative in the legislature and incentivizes representative to serve their constituents well. ठीक है ना. So there is a link between the constituency and the representative. और रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया जाता है और जो भी उस कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा है वो इजीली जीत के जो भी जीतेगा वो आराम से सर्व कर सकता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स को, जो भी कंस्टिट्यूएंसी के जो भी वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं. So these are the benefits. Very simple to understand. What are the demerits? That you need to now understand. That is the important point, because based on the demerits, we'll understand the merits of proportional representation. Demerits are, it excludes smaller parties, obviously minorities and women from fair representation. Fair representation इसमें नहीं मिलता. अब मान लीजिए किसी जगह से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीएसपी, एसपी सब लोग खड़े हैं, जीतेगा कोई एक, बाकी तो सब फेल है. भाई मान लीजिए किसी एक को मिल गए 38% वोट, किसी को मिल गए 35%, 34%, 20%, 15%, सब वेस्ट है. 38 वाला जीत जाएगा. 38 वाला, वो 38 वाले को 38% वाला जो है 38% वाला
वो जीत रहा है बावजूद जिसके कि 38% ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो विनर है। यानी कि वो उसको वो जाएगा पार्लियामेंट में तो वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी कंस्टिट्यूएंसी को, जबकि वो करना चाहिए था 38% को। तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये एक्सक्लूड करता है स्मॉल पार्टीज, माइनॉरिटीज एंड वुमेन फ्रॉम फेयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, केवल एक को ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो और जो ये ऐसे दबे कुचले लोग हैं या फिर जो मेन स्ट्रीम से अलग लोग हैं, जो हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, सो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जो एक्सक्लूडेड है, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन पाना इस सिस्टम में इट इज समवट डिफिकल्ट। A party with even 20% vote share does not get a single seat, while a party with 28% can get disproportionately large number of seats because of a division of vote। जैसे मैंने आपको बताया, कोई डिवीजन हो गया। अभी आप जानते हैं अभी गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खा गई वो जगह सीट्स, तो कांग्रेस हो सकता है ज़्यादा जीत जाती, बट क्या हुआ ना, बढ़ गया। 15 वहाँ चला गया, 15 वहाँ चला गया, पता लगा 30 होता तो जीत जाते। अब 15-15 करके निकल गए और 25-28-30 वाला जीत गया। ये फर्क पड़ता है इस चीज़ का। encourage the development of political parties based on clan, ethnicity और region। So ये obviously clan, ethnicity और region के basis पे ये ये छोटे ये clan, ethnicity, region के basis पे जो political parties का हमारे मशरूमिंग हुआ है, जो regional parties हैं जो ये caste based politics करती हैं, regional based politics करती हैं, या फिर religion based you can say politics करती हैं, जो son of the soil attitude है ये जो parties का है, महाराष्ट्र की पार्टीज का अपना है, बंगाल की पार्टीज का है, जो सन ऑफ द सॉइल एटीट्यूड है ये। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये इसी सिस्टम की देन है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की, क्योंकि उनको पता है कि ऑब्वियसली कोई एक ही विनर होगा और वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर जगह पे अगर वो कैंडिडेट खड़ा है जो कि उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है जहाँ पे उनकी मेजोरिटी है, तो उसको पता है कि ये जीतेगा भी जीतेगा, यही सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, क्योंकि बाकियों को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए इट एनकरेजेज द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट और रीजनल बेस्ड पॉलिटिक्स। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल इंटरेस्ट। जैसे मैंने बताया मल्टीपल के लिए नहीं है, जीतेगा कोई एक ही, तो मल्टीपल के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्ट अ ट्रू एस्पिरेशन। ट्रू एस्पिरेशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा ना, 30% 28% वाला जीत रहा है तो कहाँ ट्रू एस्पिरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट इज द डीमेरिट। नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक बार समझ लेते हैं और फिर उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स समझेंगे, क्योंकि जो डीमेरिट्स है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के, वो इसमें मेरिट्स हैं, मतलब इसमें काफ़ी हद तक ये उससे उन डीमेरिट्स को मेरिट्स में बदल देता है। सो व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय पार्टी और ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स इज प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड। ठीक है, मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में 20 वोट ए को मिले, 20 बी को मिले, 20 सी को मिले, 11 डी को मिले, 10 ई को मिले, तो उसके हिसाब से आपको सीट मिल जाएंगी। जितना आपको परसेंट ऑफ वोट्स मिलेगा उतना ही आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सो नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय अ पार्टी और ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स इज प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ वोट्स। जितने वोट मिले उतनी ही सीट मिल जाएंगी। इफ फॉर एग्जाम्पल वील अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, इफ n% of the electorate supports a particular political party as their favorite, then roughly n% of seats will be won by that party। यानी कि अगर किसी 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 जगह पे किसी एरिया में अगर 20 वोट मिल रहे हैं किसी पार्टी को 20%, तो 20% ही सीट उसे मिलेंगी उस एरिया से। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, मल्टीपल भी हो सकता है इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, कि सबको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी समझेंगे आगे। लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कंस्टिट्यूएंसीज, द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक कंस्टिट्यूएंसी से हो सकता है 5 कैंडिडेट्स मे बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो उनको क्या होगा, 5 कैंडिडेट उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मोर देन वन, और सिंगल भी हो सकता है। सिंगल होगा तो कम से कम 50% प्लस 1 चाहिए अगर सिंगल होगा तो, और अगर मल्टीपल है तो प्रोपोर्शन के हिसाब से आ जाएगा। तो इसमें मेरिट्स हैं इस सिस्टम की, ठीक है ना। तो आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल इलेक्शन जो जैसे हमारे होते हैं ऑलरेडी, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं वो PR बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे ही होते हैं। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं, वोटर्स जो होते हैं ना, रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑन दी बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर उनको दिया जाता है और उसमें मान लीजिए 10 कैंडिडेट के नाम लिखे हैं, 10 कैंडिडेट्स के। अब वोटर सबको रैंक करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये सिंगल ट्रांसफरेबल की बात बता रहा हूँ। इसमें एक ये क्या नाम है, लिस्ट सिस्टम होता है, लिस्ट
उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अभी STV समझ लेते हैं। सिंगल, इसको स्मॉल में बोलते हैं STV। तो STV में क्या होता है, 1 2 3 आप प्रेफरेंस दे देंगे वोटर्स। आफ्टर दी टोटल, अब उसमें क्या होगा ना, जितने भी वोटर्स हैं सबका फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा। और इसमें ना एक कोटा बनाते हैं, कोटा, एक कोटा होता है। तो कोटा जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स पड़ रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1। ठीक है ना, ये कोटा कुछ इस टाइप से कुछ कोटा का फॉर्मूला होता है कि जितने वोट पोल कर रहे हैं, पोल किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1 इन न्यूमरेटर बेसिकली। सो फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा, और जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी कोटा से ऊपर चला जाएगा, जैसे मान लीजिए कोटा कैलकुलेट किया और कोटा आया 40%, तो 40% से ऊपर जिसके भी वोट चले गए, मतलब 40 यानी कि 40% हो गया, मतलब आउट ऑफ 100 इफ इट इज 40। सो किसी का भी कोई भी कैंडिडेट अगर 40% से ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस पा लेता है, 40% से ऊपर, तो वो कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्ट घोषित कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर जगह से पहले बार में। ठीक है ना, अब मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कैंडिडेट्स भी खड़े हो सकते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी से, तो वो कैंडिडेट तो इलेक्ट हो गया। अब क्या होगा, तो टोटल नंबर फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देख लिया, तो जिसका 40% से क्रॉस हो गया वो कैंडिडेट इलेक्ट हो गया। अब क्या, तो पर थोड़ा देख लेते हैं। द रिजल्ट इज डिटरमाइंड थ्रू ए सीरीज ऑफ काउंट्स। एट द फर्स्ट काउंट टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट किया जाता है, यानी कैंडिडेट हु हैज द नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोटा इज इमीडिएटली इलेक्टेड। अब क्या होता है, वो तो इलेक्ट हो गया, लेकिन हमें तो कम से कम 5 कैंडिडेट्स मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करने हैं, तो पहला तो इलेक्ट हो गया। अब बाकी 4 कहां से लाएंगे हम, 4 का प्रोसीजर है। अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स वाले थे, उस वो पर्टिकुलर मान लीजिए ए बंदा है, वो इलेक्ट हो गया, तो ए बंदे को जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, वो पर्टिकुलर बैलेट पेपर पे देखा जाएगा उन कैंडिडेट की सेकंड प्रेफरेंस क्या है और थर्ड प्रेफरेंस क्या है। तो सेकंड प्रेफरेंस जो होगी, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट काउंट्स द सरप्लस वोट्स ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर। अब क्या होगा, सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से उन बैलेट पेपर पे जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उन पर्टिकुलर सेकंड प्रेफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाकी बैलेट पेपर्स वालों को, जिनके किसी और फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे। यानी कि मान लीजिए ए कैंडिडेट को 2 लोगों ने चुना है 2 बैलेट पेपर में, और उन 2 बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस पहले बैलेट पेपर में बी है और दूसरे बैलेट पेपर में सी है, तो एक वोट बी को चला जाएगा और एक वोट सी को चला जाएगा। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन पर्टिकुलर की सब सेकंड प्रेफरेंस, अब वो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी बी और सी की, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखेंगे कि अब कौन इलेक्ट हुआ। मान लीजिए कोई इलेक्ट नहीं हुआ, या कोई हो गया तो उसके सेकंड प्रेफरेंस अब बाकियों में चली जाएगी। और मान लीजिए कोई नहीं हुआ, अभी 37% पे 40% से ऊपर चाहिए, कोई इलेक्ट नहीं हुआ, तो अब क्या कर दिया जाएगा, जो सबसे लीस्ट जिसका वोट्स होंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसके सबसे लीस्ट होंगे बैलेट पेपर पे, वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो दोस कैंडिडेट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव द वोट्स ग्रेटर और इक्वल टू कोटा विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। लेकिन कोई भी कोटा अगर किसी को नहीं मिला तो कैंडिडेट विल लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस गेट्स एलिमिनेटेड, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो एलिमिनेट हो गया, तो उसके तो वो बंदा जो वोटर्स ने जिन बैलेट पेपर पे उस पर्टिकुलर एक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, उनकी सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी, और सेकंड प्रेफरेंस को बाकियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। So on these ballot paper where X is the first preference, second preference candidate's vote will be transferred to the respective. देखा जाएगा। After that, any candidate securing greater than will be declared elected. Otherwise, the least person, the least first preference वाला eliminate हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो लीस्ट वाला एलिमिनेट करते रहेंगे और हमेशा सेकंड प्रेफरेंस देखते रहेंगे, और जो मोस्ट वाला इलेक्ट होके जो इलेक्ट होके आ गया उसकी भी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट रेशियो में 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, और 5 कैंडिडेट प्रोपोर्शनेटली वो होंगे जिनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन इसमें मैक्सिमम हो जाता है, जितने वोट पड़े हैं उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, उसमें पार्टी को वोट दिए जाते हैं, पार्टी सिस्टम को, और फिर पार्टी को वोट दिया जाता है, और पार्टी के बेसिस पे फिर कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है। पहले तो पार्टी जीतती है, फिर पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है अलग अलग, और फिर पार्टी बेसिस पे पहले तो पार्टी के बेसिस पार्टी सिलेक्ट होती है, मल्टी पार्टी, एंड देन उस बेसिस पे एक कैंडिडेट्स उन पार्टी के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है और प्रेफरेंस दी जाती है, और फिर उनको इलेक्ट माना जाता है। ठीक है ना, तो ये लिस्ट सिस्टम इस तरीके से होता है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मोटा मोटा तौर पे अगर आप देखेंगे तो प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन मिल रही है जिनको
वोट मिल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें सेकंड थर्ड प्रेफरेंस सबको ट्रांसफर कर रहे हैं बाकी कैंडिडेट्स को, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन इसमें बेटर मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम। सो यही मेरिट है इसका कि भाई रिप्रेजेंटेशन बहुत मिल रही है। सेकंड पॉइंट, इंश्योर दैट स्मॉलर पार्टीज गेट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मिल रही है ऑब्वियसली सबको अपने वोट के हिसाब से। ब्लैक मनी ऑब्वियसली रिजॉल्व होगा, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं है ब्लैक मनी की। भाई जिसने जो काम करेगा उसको वोट मिल जाएगा उतना प्रोपोर्शनेटली। अब तो ऐसा तो है नहीं मैंने ज़्यादा ब्लैक मनी दे दिया तो मैं जीत जाऊंगा, बाकी तो सब फेल होने ही होने। ठीक है, ब्लैक मनी से कर किया सकता है। तो एक बहुत बड़ा, अगर हम पीआर सिस्टम में माइग्रेट कर जाएं तो ब्लैक मनी हम कब कर सकते हैं। इट ऑल्सो encourages न्यू पार्टीज टू इमर्ज एंड मोर वुमेन एंड माइनॉरिटीज टू कंटेस्ट फॉर पॉलिटिकल पावर। वहां पे वो डिमेरिट थी कि माइनॉरिटीज और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मोर रिप्रेजेंटेटिव वोट्स विल नॉट बी वेस्टेड, वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, तो सब वोट वेस्ट हो जाते हैं। एफपीटीपी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वेस्ट नहीं होंगे। मोर कंसेंसस होगा पॉलिसी मेकिंग में ऑब्वियसली, क्योंकि कंसेंसस क्यों होगा, सिंपल है भाई, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिली कैंडिडेट्स को, तो ज़्यादा कंसेंसस आप पॉलिसी मेकिंग में लेकर आ सकते हो। अभी तो भाई जो पार्टी जीती वही अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करती है। अभी तो डाइवर्स पार्टी, डाइवर्स इंटरेस्ट, डाइवर्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन ज्वाइन दी गवर्नमेंट, और उसके हिसाब से आपको कंसेंसस आप लेके आ सकते हो अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के, किसी पर्टिकुलर लॉ के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए। जनता कैन नाउ अप्रोच एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइसेस इन केस ऑफ एनी गिवन। अभी तो एक कंस्टिट्यूएंसी से एक खड़ा होता है ना, एक ही जीतता है, तो मल्टीपल खड़े होंगे तो जनता अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच कर सकती है पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए। मान लीजिए 5 जीत गए हैं तो 5 में से किसी एक को अप्रोच कर लो यार, क्या दिक्कत है। डीमेरिट, लेस स्टेबल, ऑब्वियसली लेस स्टेबल तो होगा ही ना भाई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेस स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है ना कि आप अब सबको अलग अलग मिल रही है रिप्रेजेंटेशन। अब जरूरी नहीं है ना, मेजोरिटी तो फिर भी आपको वही बनानी है ना। पार्लियामेंट में कम से कम आपके 543 में से कम होने चाहिए आपको 275 मेंबर्स होने चाहिए ना, 272 73 जो भी चाहिए मेजोरिटी 543 271 272 चाहिए ना, तो ऑब्वियसली लेस स्टेबल है क्योंकि मेजोरिटी शायद ना मिले। वीकन द लिंक बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इट कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि मल्टीपल है मैं आपको बताया, तो वीक हो सकता है लिंक। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी, वोटर्स के लिए भी और साथ में उनके लिए भी। किन के लिए इलेक्शन कमीशन और जो भी हमारा ब्यूरोक्रेसी है। अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी वोटर्स के प्रति लोगों की, ऑब्वियसली अब तो एक ही बंदा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। एक्सपेंसिव है क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं तो सब अपना अपना कैंपेनिंग करेंगे, तो एक्सपेंसिव है, सबको अलग अलग फंडिंग करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। और मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं इसमें, पहले पार्टी को वोट जा रहा है फिर वो हो सकता है, तो मल्टीपल राउंड्स होंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू एफपीटीपी, क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्ट हो सकता है। पहले पार्टी को वोट मिलेगा और उसके बाद फिर पार्टी के हिसाब से फिर उसको मिलेगा, बाकी फिर कैंडिडेट्स को वोट दिया जाएगा। तो ये कंपेयर टू एफपीटीपी एक्सपेंसिव भी है। जैसे आप जानते हैं कि इवन फ्रांस में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी ऐसे ही हुआ था, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस फ्रांस में भी, कि पहले वोट दिया गया उसको, मतलब उसमें भी पीआर के हिसाब से वो चलता है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे वोट दिया और फिर उसमें जो टॉप 2 थे उनको फिर से वोट दिया गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स वोट दिया गया वहाँ पे, सेकंड मतलब 2 बार, एक बार वोट दिया गया, एक बार पार्टी को वोट दिया, फिर उसमें अलग अलग प्रेफरेंस के हिसाब से कैंडिडेट्स को, वही जो मैंने पार्टी बताया लिस्ट सिस्टम, उसके हिसाब से पीआर सिस्टम वहाँ पे था, तो इस वजह से वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स वोट दिया गया। तो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू एफपीटीपी। अब इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया में आप जानते हैं एफपीटीपी है, तो ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ एफपीटीपी इंडिया शुड अडॉप्ट पार्शियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। जर्मन मॉडल ऑफ मिक्स्ड पीआर सिस्टम विद हाफ पीआर एंड हाफ एफपीटीपी शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है ना, मतलब कुछ जगह पे आप पीआर करो, कुछ जगह पे एफपीटीपी करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। 2 तरीके से किया जा सकता है। 1 वोटर्स विल हैव 2 वोट्स। एक तो इस तरीके से किया जा सकता है कि वोटर्स को 2 वोट मिल जाए, 1 फॉर कंस्टिट्यूएंसी लीडर, एक तो कंस्टिट्यूएंसी के लिए तो एक होगा और एक पार्टी के लिए होगा, कौन सी पार्टी उस जगह पे होगी। मतलब बेसिकली क्या होगा, 2 तरीके से आप इसमें पीआर सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं, मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक तो मैंने जैसे बताया कि 50% एफपीटीपी, 50% तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एफपीटीपी कर दें, 50% आप पीआर कर दें। एक तो ये तरीका है, ये सिंपल तरीका है। दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तरीका, कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे एफपीटीपी भी होता है, तो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक तो आप कैंडिडेट को चुन दो और दूसरा पार्टी को चुन के दो।
पार्टी को चुन के देने का क्या मतलब है, पार्टी को वोट जाएगा फिर वहाँ पे, और जब पार्टी को वोट जाएगा फिर पार्टी अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को वहाँ पे इलेक्ट करेगी, मतलब कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाएगा पार्टी के एक तो पर्टिकुलर कैंडिडेट इलेक्ट होगा, और फिर पार्टी भी जीत, जो पार्टी बेटर आपको लगती है, जिसके आपको लगता है कैंडिडेट्स बेटर है किसी पार्टी की, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए गाजियाबाद का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट आपको सही लगता है, आपने चुन दिया, लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी अगर हो तो क्या पता और अच्छा काम हो जाए, बट आपको कैंडिडेट पसंद नहीं आम आदमी पार्टी का, लेकिन आपको पार्टी पसंद है, तो आप पार्टी को भी वहाँ वोट दे सकते हैं। अब पार्टी हो सकता है किसी कैंडिडेट को अपने हिसाब से वहाँ पे खड़ा करे, तो खड़ा करे ना करे, मतलब बाद में वो किसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी पार्टी मतलब पार्टी जो है किसी कैंडिडेट को दे सकती है कि आप रिप्रेजेंट करो, बट आपने पार्टी को वोट दिया, तो यानी कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको मल्टीपल मिल गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट इट्स नॉट अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर से प्योर, इट्स अ मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि आपने पार्टी को भी वोट दिया और आपने कैंडिडेट को भी वोट दिया, तो इस तरीके से भी आप वोट दिया जा सकता है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू अगर आपको लिखना हो तो आप लिखिएगा कि आई थिंक इंडिया शुड डू एक्सपेरिमेंट विद दिस सिस्टम, यू नो, 2 वोट्स अगर दे दिए जाए उनको कि आप लीडर भी चुने कंस्टिट्यूएंसी का, और बाकी जैसे मोदी जी चुन दीजिए बनारस से, और वहाँ पे कोई पार्टी भी चुन दीजिए जो आपको लगता है। और मान लीजिए अगर आपने सेम ही पार्टी चुन दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीपल कैंडिडेट्स उस कंस्टिट्यूएंसी को, मतलब पार्टी रिप्रेजेंट करेगी और कैंडिडेट भी रिप्रेजेंट करेगा। अब पावर्स ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप पार्टी को भी फंड दे सकते हैं कि पार्टी भी अपने हिसाब से करे, और जो लीडर है वो भी अपने हिसाब से, मतलब वो ऑब्वियसली डेवलपमेंट का वर्क करे वहाँ से। बट एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल सकती है कि मोदी जी को भी मिल गई और आम आदमी पार्टी को भी मिल गई, आम आदमी पार्टी भी अपने किसी कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा करके ऑब्वियसली मतलब उस पर्टिकुलर बनारस से फॉर एग्जांपल, तो वो भी एक बंदा भेज सकती है पार्लियामेंट के अंदर, इससे मल्टीपल कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल गया फ्रॉम अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एक मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से ये एक सिस्टम अडॉप्ट किया सकता है इंडिया में, मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक इट इज़ बेटर। कंप्लीटली एफपीटीपी सिस्टम पे ही रिलाई करना मेरे हिसाब से चेंज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्योंकि इंडिया इतना लिटरेट नहीं था और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी हमारी सोसाइटी में, सोशल इन्वायरमेंट में, और इवन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, अभी आजकल इतने चैलेंजेस हैं, यू नो, ग्लोबलाइजेशन के कारण हर इकोनॉमी ओपन है, सब कुछ ट्रेड होता है बाहर के साथ, और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं हम बाहर लेके जाते हैं और बाहर की प्रॉब्लम्स हम अपने घर में लेकर आते हैं। तो यू नो एफपीटीपी सिस्टम तब जो सोचा गया था ऑब्वियसली तब के लिए ठीक था, बट आज के टाइम पे जब इतना डाइवर्स लोगों के इंटरेस्ट है, करियर चॉइसेस हैं और अलग अलग लोगों के करियर्स हैं, और यू नो लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बूम हो रही है, हम यू नो हम डेवलप कंट्री बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, इवन सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं, अमेरिका को कंपटीशन देने के चक्कर में, चाइना को कंपटीशन देने के चक्कर में। तो ऑब्वियसली हमें ये रिफॉर्म्स तो अपने इलेक्शन सिस्टम में लाना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो लाना चाहिए। एफपीटीपी तो अब जरूरत, एफपीटीपी अब पुराने ज़माने की बात हो गई है, मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप ला सकते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल आप जो है किसी पर्टिकुलर मेंबर को आप चुन के दे सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो तो हो गया एफपीटीपी पे, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी पार्टी को आप चुन के दें, पार्टी और पार्टी के कैंडिडेट्स को फिर वोट दिए जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। भाई पहले तो पार्टी को आपने जिता दिया, फिर पार्टी के मेंबर्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो बेसिकली यू नो मल्टीपल इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, मतलब एक एफपीटीपी प्लस पीआर किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में लागू कर सकते हैं, यानी कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में एफपीटीपी भी है और पीआर भी है, तो इस तरीके से आप मिक्स सिस्टम आप दे सकते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर अगर आपको और देखना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक्स, उन लिंक्स में जाके आप और डिटेल पढ़ सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, that is very important, uniform civil code. Till then wait for my next lecture, and if you like my lecture kindly subscribe to my channel and like my lecture, and don't forget to press the notification button and bell icon. Thank you so much.